बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है जी सेल एंड टिश्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सेल। के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा अशिया का बेसिक जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जो इकाई सारे ज़िंदगी के स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको सेल कहते हैं। फिर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल ऑर्गेनिज्म के एक ही सेल के जो बने हुए होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड फ्रॉम सिंगल सेल और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उनकी एग्जांपल में अमेबा और पैरामीशियम। तो दूसरा जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन अ डिफाइंड टिश्यू। आल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि सेल जो मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन, एक खास किस्म का फंक्शन, उसको कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टाइप ऑफ टिश्यू आप क्या हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू। दो तरह की टाइप ऑफ टिश्यू हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू वो होते हैं जिनमें जो टिश्यू हैं वो एक ही सेम काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दोज टिश्यूज़ which are made from same kind of cells are called simple tissues. They are found in both प्लांट्स एंड एनिमल्स के। सिंपल टिश्यू जो सेम काइंड ऑफ सेल की, एक ही किस्म के सेल के बने होते हैं। दूसरे नंबर पे है कंपाउंड टिश्यूज़। दोज टिश्यूज़ विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। तो सिंपल टिश्यू पहले, फिर कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ अब प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ में प्लांट्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब देन है डिफाइन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या है या माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म क्या है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एवरी मिन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो छोटे से छोटा ऑर्गेनिजम्स भी ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप की मदद से, नॉन एज माइक्रोस्कोपी, उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर माइक्रोस्कोप होती क्या है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है ताकि वो छोटे छोटे जो है ना ऑर्गेनिज्म, उनको भी ऑब्ज़र्व किया जाए, जो जिनको हम बगैर माइक्रोस्कोप के या नंगी आँख से, इसी तरह आँख से नहीं देख सकते। ठीक है। तो उन माइक्रोस्कोप्स को भी ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, ताकि जो है ना वो हेल्प करती है और उसके अंदर वो नज़र आते हैं। अब डिस्कवरी किसने की है। तो सबसे पहले ज़ैजरस जेनसन नाम था, और एंड हिज सन हैंस जेनसन वर टू आई ग्लास मेकर इन हॉलैंड। तो वो दो थे जिन्होंने दो आई ग्लास मेक किए। दे डिस्कवर फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 1595। तो इन जैक्रिस जेनसन और उसके बेटे सन ने जो है, सन ने उस जो 1595 में माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। तो वो सिंपली जो एक ट्यूब थी विद लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्नीफिकेशन फ्रॉम 3x to 9x, और उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3x to 9x थी। फिर नेक्स्ट है कॉम जी एंटोन वैन लीवनहोक, जिन्हें 1632 को बॉर्न हुए और 1723 तक इन्होंने जो है ना वो लाइफ गुजारी। एंटोन वैन लीवनहोक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बेहतरीन माइक्रोस्कोप, उससे बेहतर माइक्रोस्कोप बनाई ताकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा सके। उसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर थी लेवनहोक माइक्रोस्कोप की, वो मोर देन 250x थी, और ही इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिट। उनको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिट कंसिडर किया जाता है जिनने पहली माइक्रोस्कोप बनाई। तो डिस्कवरी की थी ज़ैजरस जेनसन और हैंस जेनसन ने, जिनकी माइक्रोस्कोप जो ग्लास 2 आई ग्लास मेकर माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाई थी, और उसकी मैग्नीफिकेशन थी 3x to 9x थी। जबकि एंटोन लीवनहोक ने जो बनाई थी उसकी 250x थी मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इतने चीज़ों को वो मैग्नीफाई करती थी। नेक्स्ट डिफाइन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है।
तो मैग्नीफिकेशन होती है, कैपेसिटी होती है माइक्रोस्कोप की टू इनलार्ज द अपरेंट साइज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। यानी किसी चीज़ के जो साइज़ है, अपरेंट साइज़ है, उसको बड़ा करके दिखाना। कि फॉर एग्जांपल आप जूम करते हो ना, इसी को फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये मैग्नीफिकेशन है। आप मैग्नीफाई करते हो उस चीज़ को, जो है वो उसकी बड़ा करके देखते हो, लार्ज करके देखते हो, इनलार्ज करके, ठीक है। द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। तो इतना मैग्नीफाई कर सकते हैं एक पिक्चर को जो माइक्रोस्कोप है। फिर है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन होता है कि वो चीज़ों को रेजोलेट इतना क्लियर करती है कि उसमें आपको फ़र्क नज़र आ सकता है कि दो चीज़ों के दरमियान के। फॉर एग्जांपल एक सेल आप देखते हो तो उसमें इतना वो उसको जो है ना रेजोलेट करती है चीज़ को, इतना उसकी रेजोल्यूशन हो जाती है कि आपको नज़र आता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल वॉल कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ठीक है। द ह्यूमन आई कैन डिफरेंशिएट टू पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 माइक्रोमीटर अपार्ट, दिस इज़ नॉन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो 0.1 जो मिलीमीटर अपार्ट है, इसको कहते हैं ह्यूमन रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है। राइट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के करेक्टरिस्टिक फीचर हैं दोज माइक्रोस्कोप विच यूजेस लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट यूज़ होती है इमेज बनाने के लिए, उस माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट पाथवे क्या होते हैं? लाइट पासेस थ्रू द सिंपल एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज। तो लाइट इसमें ये जो है ना सिंपल तरीके से और टू लेंस ग्लास लेंसेज से इंटर होती है लाइट माइक्रोस्कोप में। इमेज कैसे फॉर्मेट होता है? लेंसेज प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ द सैंपल एंड द सेकंड लेंस मैग्नीफाई द इमेज को। तो एक जो होता है इमेज वो इनलार्ज करता है और दूसरा उसकी लेंस को मैग्नीफाई करता है, इमेज को ज़्यादा मोर। आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज द लाइट इज प्रोजेक्टेड इनटू द व्यूअर्स आई व्हेन एन इनलार्ज एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म। तो ये होता है कि जो जहाँ से आप देख रहे होते हो ऊपर से ट्यूब से, वो तो नीचे एक ग्लास लगा होता है, उसके थ्रू लाइट जो आती है ना वो सीधी ऊपर पड़ती है। तो जब लाइट ऊपर पड़ती है तो वो इमेज पे लाइट पड़ती है, तो इमेज जो है ना वो आपको फिर नज़र आता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो आप जब ऊपर से देखते हो तो वो आपको नज़र आता है। अब मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है 1500 टाइम्स तक। रेजोल्यूशन जो खैर लाइट माइक्रोस्कोप की वो 0.2 माइक्रोमीटर है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस है और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, इसमें लाइट नहीं यूज़ होती। टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक इमेज बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट का, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कि लाइट वाली में लाइट यूज़ होती है, आप एक ग्लास के थ्रू उसमें लाइट इंटर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं ताकि इमेज को शो करने के लिए, इमेज बनाने के लिए। इमेज फॉर्मेशन इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे होती है? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट एंड द लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर एंड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट और लेंसेज को रखा जाता है, तो फिर उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उससे पास करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक द इमेज। तो उस चीज़ से, उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो रिफ्लेक्ट होते हैं या गुजरते हैं, तो उसका एक इमेज बन जाता है। वही होता है जैसे ऐसे ही जैसे आप खड़े हों सूरज के सामने और आपका पीछे साया जो है ना वो बन जाए, तो उसी तरह जो है ना ये सीन होता है कि वो रिफ्लेक्ट होके आपको वो चीज़ नज़र आती है उस तरह, ठीक है। फिर मैग्नेटिक लेंसेज। अब मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन ए स्क्रीन एंड मेक मच इन लार्ज इमेज। तो वो और ज़्यादा जो है ना इमेज को लार्ज करते हैं। रेजोल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है वो 0.2 मिलीमीटर की है, जो लाइट की है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, इसकी 0.2 मिलीमीटर है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आगे दो टाइप्स है, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू स्कैन द सरफेस दैट हैज़ बीन कोटेड विद मेटल। तो स्कैनिंग जो होती है ना वो सिर्फ ऊपर वाला सरफेस किसी मेटल का जो है ना वो, या किसी चीज़ का मेटल जो होता है ना उस सरफेस जो होता है उसको स्कैन करती है, जो मोस्टली सरफेस दैट हैज़ बीन कोटेड विद मेटल, जिसके ऊपर जैसे एक कोई चीज़ ले लें उसके ऊपर आप देखेंगे वो लोहा लगा हुआ है या कोई
जो है ना वो लोहे की कहते हैं छाप चढ़ी हुई है या इस तरह, ठीक है, ताकि उसके ऊपर एक लेयर सी बनी होती है। दस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव ग्रेट मैग्नीफाइंग पावर, तो इसमें कोई ग्रेट मैग्नीफाइंग पावर इसकी नहीं होती जो एस ई एम है। सेकंड नंबर पे है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और एनी अदर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो TEM है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या ऑब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूज़ होती है। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम्स, 250,000 टाइम्स जो है ना ये हमें चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाती है। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सबसे पहले इनमें सोर्सेज क्या हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होती है टू मेक द इमेज, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लेंसेज जो यूज़ होते हैं ऑप्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेटिक है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो। लाइट की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन है नेकेड आई, जबकि जो इलेक्ट्रॉन की है 100 टाइम ग्रेटर देन है लाइट माइक्रोस्कोप के। अगर आई से 100 टाइम यानी लाइट माइक्रोस्कोप से, आई से नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप की आई से 10,000 टाइम है, तो फिर हिसाब लगा लें अगर, तो जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी 100 टाइम ग्रेटर है। देन फिर रेजोल्यूशन जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो 500 टाइम्स ऑफ द नेकेड आई है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है 4 टाइम्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप पे 2D इमेज बनता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उस पर जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें 2D, जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें 3D इमेज बनता है। और वेव लेंथ अगर देखा जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप में 400 to 700 जो विजिबल वेव लाइट है, और जबकि उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन बीम में 0.005 नैनोमीटर है। अब राइट द हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई है। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी जो सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था इंग्लैंड का, जिसने डिस्कवर किया सेल इन 1665 कि 1665 में इसने जो है ना वो सेल को डिस्कवर किया। फिर उसने ऑब्ज़र्व क्या किया, पीस ऑफ कॉक अंडर हीज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, तो उसने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाई, उसके अंडर पीस ऑफ कार के को तय ब्लैक सा जो है ना वो अक्सर बोतलों के ढक्कन की तरह जो होता है ना बिल्कुल लगाते हैं, उसकी जगह भी स्टॉपर टाइप, तो वो उसने लिया लकड़ी का, यानी ही ऑब्जर्व स्मॉल चेम्बर्स लाइक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर एंड ही नेम्ड इट सेल। तो उसने उसको उसमें जो है ना वो बिल्कुल शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह जो है ना देखे छोटे छोटे खाने, तो उसको उसने नाम दिया सेल। उसने कहा कि ये सेल का बना हुआ है। उसके बाद एंटोन लेवन हुक जो थे वो एक डच साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है ना स्टडीड ए ड्रॉप और पॉन्ड वाटर अंडर हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने भी अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो है वो ड्रॉप ऑफ वाटर देखा या पॉन्ड वाटर देखा। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ हिज माइक्रोस्कोप वाज 300x थी उनकी मैग्नीफिकेशन। ही नोटिस टाइनी क्रिएचर स्विमिंग इन द ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। लीवन हुक वाज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो एंटोन वॉन लीवन हुक पहले आदमी थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को पानी में देखा कि पानी में छोटी छोटी क्रीचर्स हैं, छोटी छोटी लाइफ हैं जो मोशन करती हैं, जो घूमती फिरती हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि ये यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने कहा जी, उन्होंने 1809 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने प्रपोज किया, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यू, कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़िंदा रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती अगर उसकी बॉडी जो है वो सेल्स की नहीं बनी हुई या टिश्यूज़ की नहीं बनी हुई। तो ये बात कही थी जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क ने कि कोई भी बॉडी, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यूज, कि अगर कोई किसी की चीज़ की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स की नहीं बनी हुई तो वो फिर उसमें लाइफ ही नहीं है। फिर देन डोलैंड ने कहा, डोलैंड ने 1827 में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंसेज, तो उसने
माइक्रोस्कोप की क्वालिटी के लेंसेज के क्वालिटी को इम्प्रूव किया, और आफ्टर दैट ऑल द साइंटिस्ट वर इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपी। फिर तमाम जो साइंटिस्ट थे वो इंटरेस्ट लेने लगे माइक्रोस्कोप में, क्योंकि फिर वो सब चीज़ जो है ना माइक्रोस्कोप वगैरह, सेल का जो है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे फोकस करने लगे। उसके बाद 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन थे, वो भी एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल, तो उन्होंने फिर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है, 1831 में। फिर मैथियास शिल्डन, शिल्डन जो थे ना वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। 1829 में जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस शिल्डन स्टडीड प्लांट टिश्यू एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो जो मैथियस शिल्डन थे उन्होंने पहली दफ़ा सेल प्लांट टिश्यू की स्टडी की, और पहली दफ़ा उन्होंने सेल थ्योरी बनाई, स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी की। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट जो दी कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के बने हुए हैं। ये थे मैथियस शिल्टन। तो अब सेल थ्योरी की जो है ना वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, उसका पहला पोस्टुलेट आ गया है, पहली स्टेटमेंट आ गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर थियोडर शवान जो थे, पहले शिल्टन थे, अब शवान आ गए, जिन्होंने 1839 को जर्मन ज़ूलॉजिस्ट शवान फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। तो उन्होंने कहा कि तमाम जो एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल्स, के सेल के बने हुए हैं। दस चिल्ड्रन एंड शवान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इटालियन फॉर्म, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। तो फिर शिल्डन और शवान ने मिल के, दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया, और फिर मिल के कहा कि जो है ना वो तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंपोज जो हैं लिविंग सेल्स की। फिर यूग्लेनो पिरोकैन, तो पिरोकैन जो था ना वो वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इन 1840 ही प्रपोज दैट द सेलुलर कंपोनेंट्स आर लिविंग मटेरियल, गेव देम द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो फिर जो था ना ये प्यूरकेन जो था, इसने नाम दिया कि जो सेल में ज़िंदा लिविंग मटेरियल है उसको उसने प्रोटोप्लाज्म कहा, कि सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है। ये कहना था इवन गोल्डा बुर्कीन का। अब नेक्स्ट है रोडोल्फ विर्चू, रोडोल्फ विर्चू। तो रोडोल्फ विर्चू है नाम, वैसे ये जो है ना, अच्छा वी की जगह आर है, ठीक है। तो रोडोल्फ विर्चू, इन 1855 रोडोल्फ विर्चू एक जर्मन फिजिशियन थे, गेव हिज हाइपोथेसिस दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ओमिनस सेलुला ई सेलुला या सेलुला, कि एक सेल जो पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, ठीक है। कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के हर सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, कि सेल एक दफ़ा बन जाते हैं फिर वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। ये कहा था रोडोल्फ विर्चू ने। फिर आ जाते हैं जी लिविस पास्चर। तो 1862 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंटली प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ रोडोल्फ विर्चू। तो उन्होंने जो रोडोल्फ विर्चू ने हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस, उसको लिविस पास्चर ने फिर जो है ना वो प्रूव किया। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन बैक्टीरिया एंड फाउंड दैट बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। तो उन्होंने कहा जी कि बैक्टीरिया यूनिसेलर हैं बेशक, लेकिन वो बन पहले से मौजूद सेल से ही हैं, पहले से मौजूद बैक्टीरिया से ही हैं। तो इन्होंने फिर उसको प्रूव कर दिया। ये थे अब पॉइंट, अब आ गए हैं सेल थ्योरी के। अब नीचे चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट बोटेनिस्ट मैथियस शिल्डन एंड ज़ूलॉजिस्ट थियोडर शवान। तो शिल्डन और शवान ने मिल के प्रपोज किया। इसके मेन पॉइंट्स या इसके पास्टुलेट ये तीन हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम वन आर मोर सेल, के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, या यूनिसेलर होते हैं या मल्टी सेलर होते हैं। फिर पहला ये हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के सेल ही जो है वो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और तीसरी बात उन्होंने कही कि न्यू सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, के जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स की ही डिवीजन की वजह से बनते हैं। ये तीन मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, जिस सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय बोटेनिस्ट मैथियस शिल्डन एंड ज़ूलॉजिस्ट थियोडर शवान ने।
तो उन्होंने कहा कि तमाम सेल जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेल जो है वो इस बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फिर उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, के नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं सेल डिवीजन के साथ। सेल डिवीजन होती है तो नए सेल बनते हैं। अब है व्हाट डू यू मीन बाय ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स। तो ए सेलुलर जो सेल के बगैर बने होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो यानी वो कहना ये चाह रहा है कि सेल्स के ही बने हुए हैं, कि ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, कि जो वो कहते हैं सेल थ्योरी के मुताबिक कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंपोज्ड हैं वन और मोर सेल्स के। लेकिन डिस्कवरी ऑफ वायरस की जो डिस्कवरी हुई उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि वायरस जो हैं वो ए सेलुलर हैं या सब सेलुलर हैं, वो सेल के बने हुए ही नहीं हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरस परियॉन्स एंड वेराइड्स क्लेम्स दैट द स्टेटमेंट इज़ नॉट यूनिवर्सल, कि स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं है। दे आर नॉट कंपोज ऑफ सेल्स, वो सेल के बने हुए नहीं हैं। रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, वो सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल हैं। एज दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो शो करते हैं, जैसे वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं होस्ट सेल के अंदर या अपनी करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन वो लिविंग नहीं है, वो सेल्स के नहीं बने हुए हैं। वायरसेस जो हैं ए सेलुलर या सब सेलुलर हैं। अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी सेल वॉल होता है इट इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया प्लांट्स फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट। तो सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया पौधों और फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में। लोकेशन इसकी क्या होती है, ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कि एनिमल्स में जो पहली लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन से पहले भी एक होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। अब दिखाया गया है, ये तो होगी सेल वॉल के प्रेजेंट है प्लांट्स में या जो है ना कुछ बैक्टीरिया फंजाई और प्रोटिस्ट में। अब लोकेशन भी इसकी बता दी कि ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की वो तो बनी होती है सेलुलोज की, जो फंजाई है उसकी बनी होती है काइटिन की, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स के उनकी बनी होती है म्यूरिन की, यानी जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह हैं उनकी बनी होती है जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है सेल वॉल का। तो सेल वॉल जो है ना मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 लेयर्स, 3 लेयर्स की जो है वो बनी होती है, जो है होती है सेल वॉल। अब सबसे पहले तो होती है प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी और फिर मिडल। तो प्राइमरी वॉल जो है ना इट इज़ आउटर लेयर होती है ऑफ सेल वॉल विच इज़ कंपोज ऑफ सेलोज, जिसमें सेलोज होता है। सेलोज मालिक्यूल जो हैं वो अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। तो वो सेलोज के जो मालिक्यूल है वो क्रिस क्रॉस मैनर में जो है वो अरेंज होते हैं। सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल लाई करती है इनर द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल से अंदर जो होती है वो सेकेंडरी वॉल होती है। कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड देन द प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के मुकाबले में ये थिक भी होती है और रिजिड भी होती है, ठीक है, थिक एंड रिजिड। देन आती है मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला इज द इनर लेयर बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। तो दो सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं, दो सेल्स आपस में जो जुड़े होते हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान मिडल लेमिला होता है। फंक्शन क्या है अब सेल वॉल का, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, कि इट प्रोटेक्ट्स द सेलुलर कंटेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, के सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको बचाती है, उनको महफूज करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट से। फिर ये सपोर्ट देती है, इट गिव सपोर्ट टू प्लांट सेल को ये सपोर्ट देती है, ठीक है, ताकि वो जो है ना उसकी शेप जो है ना वो कायम रहे, उसकी जो पानी वगैरह जो है ना उसमें से ना ज़्यादा एक्सक्रीट हो, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सब कुछ नॉर्मल रहे उसके अंदर। शेप इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल, सेल वॉल जो है प्रॉपर शेप देती है सेल वॉल को, और फिर सेल को और रिजिड देती है, रिजिड बनाती है, ठीक है, ताकि वो इजीली जो है ना उसकी शक्ल जो है वो ना स्ट्रेस की वजह से शक्ल ना चेंज हो। ये होगी सेल वॉल। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन ऑल प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन
ऑल प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर होती है ये। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये आउटर लेयर होती है, लेकिन प्लांट और फंजाई में इससे पहले सेल वॉल होती है। बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट और फंजाई और बैक्टीरिया में, ठीक है। तो उसके बाद आता है केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें 20 to 40% लिपिड्स हैं और 60 to 80% प्रोटीन है। यानी 20 to 40% हो गए लिपिड्स और 60 to 80% प्रोटीन्स, और कुछ ट्रेस मकदार में जो है ना ट्रेस मिनरल या ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का। पहले साइंटिस्ट ने जो है ना वो डिफरेंट मॉडल पेश किए इसके बारे में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है कि फ्लूइड का मतलब कि फ्लूइड की तरह, मोज़ेक की मतलब वो जो है ना एक फैशन में जैसे फ्लूइड चेंज होता है मॉडल के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिस तरह फ्लूइड की तरह जो है ना वो चीज़ें उसमें अरेंज होती हैं। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था। A model about the structure of cell membrane which is known as fluid mosaic model। तो उसको fluid mosaic model कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक्सेप्टेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक लिपिड बाइलेयर इज a sea and the proteins are floating over it while some stay embedded in the bilayer। तो लिपिड की एक बाइलेयर है जैसे समुंदर है, ठीक है, और प्रोटीन इसमें फ्लोट कर रही हैं। जैसे पानी में आप बर्फ़ फेंको तो वो तैरती है ना, ऐसे प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ प्रोटीन्स उसमें अरेंज्ड भी हैं उस बाइलेयर्स में। कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स आर विद लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो मालिक्यूल हैं वो या प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या लिपिड के साथ। अब ये उसने शेप दिखाई है, ये देखें, ये एक ब्लू वाली लिपिड की लेयर है और एक ये लिपिड की, ये दो हो गया लिपिड्स की बाइलेयर्स। अब इसमें जो है ना प्रोटीन्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब देखें ये कुछ जो है ना कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये चैनल प्रोटीन्स हैं जिनसे पानी जाता है, ठीक है। ये जो है ना कैरियर प्रोटीन जो चीज़ें अंदर बाहर जाने में हेल्प करती हैं। फिर ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो कोने पे एक साइड पे लगी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना वो सारा मामला होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो है ना वो सबसे जो अहम बात है सेल के बारे में, वाइटल जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि सेल मेम्ब्रेन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज एक्ट करती है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या होता है फंक्शन कि ये बिकॉज इट कंट्रोल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल ऑफ सेल। क्योंकि ये इनफ्लो सेल के अंदर जाने के लिए चीज़ें और बाहर जाने के लिए चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये थिन डेलिकेट एंड इलास्टिक होती है। थिन पतली होती है, डेलिकेट बिल्कुल नरम और इलास्टिक होती है, ठीक है, लचकदार होती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मालिक्यूल पासिंग थ्रू इट। ये मालिक्यूल की मूवमेंट को पास करने को कंट्रोल करती है। इट अलाउज ओनली द पैसेज ऑफ वाटर एंड अदर स्मॉल मालिक्यूल सच एज गैसेज वाइल अदर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड्स ETC कैन स्लोली डिफ्यूज थ्रू इट। तो कुछ चीज़ों को ये डायरेक्ट अंदर जाने देती है, जैसे पानी हो गया या कुछ छोटे छोटे जो मालिक्यूल हैं उनको, लेकिन कुछ को जो है ना ये प्रॉपर वो पहले उसमें डिफ्यूज़ होते हैं, वो फिर उनको इनगल्फ करती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो अंदर जाते हैं सेल के मटेरियल, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसके फंक्शन में क्या है, सबसे पहले आता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ सेल। तो प्रोटेक्शन ये देती है कि सबसे पहले तो जो सेल का इनर पार्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करती है, साइटोप्लाज्म वगैरह न्यूक्लियस वगैरह को, ठीक है, पहला हो गया इसका। दूसरा ये प्रॉपर शेप देती है, ठीक है, एनिमल सेल में, क्योंकि यही जो होती है ना आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन देती है। फिर ये रेगुलेशन करती है, रेगुलेट करती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस का सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर जाना। फिर बाइंडिंग साइट्स होती है, इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये ATP के लिए और अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट भी जो है वो प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द सेल विच लाइज बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, फिर न्यूक्लियस होता है सेंटर, इन द सेंटर ऑफ सेल। तो फिर उसके दरमियान जो उसके अलावा सारा पोर्शन है, सारा जो सेल का है मटेरियल, वो सारा कहलाता है साइटोप्लाज्म।
कि साइटोप्लाज्म जो है ना वो पोर्शन है बिटवीन लाइज द बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं और सब्सटेंस है। जैसे कि आप करेक्टरिस्टिक्स के हैं, इट ट्रांसलूसेंट है, लिविंग है एंड विस्कस सब्सटेंसेस है। लिविंग पोर्शन है ये सेल का और इसमें विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं। मेन पार्ट्स इसके दो हैं, एक होता है सोल्यूबल पार्ट और दूसरा इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में है 70% वाटर और 30% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि इनसोल्यूबल में सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो इनसोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के। जो सॉल्यूबल है उसमें पानी है ज़्यादा 70% और 30% जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि जो इनसॉल्यूबल है उसमें सारी ऑर्गेनेल्स आती हैं जो सॉल्व नहीं होती। देन फिर अब उसके पोर्शन, तो साइटोप्लाज्म को टू पोर्शन में डिवाइड किया गया, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म द आउटर क्लियर पोर्शन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। तो आउटर क्लियर जो पोर्शन है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म और इनर ग्रेनुलर पोर्शन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के आगे दो जो हैं उसके पोर्शन है, एक है एक्टोप्लाज्म एक है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो क्लियर पोर्शन है आउटर, जबकि जो इनर ग्रेनुलर पोर्शन है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब फंक्शन क्या है, तो साइटोप्लाज्म सबसे पहले तो प्रोवाइड कर रहा है स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स को फंक्शनिंग के लिए परफॉर्म कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है प्लेस स्पेस। फॉर एग्जांपल जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर ऑफ द सेल है, एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी की सूरत में, तो वो साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म जो है ना उसको फंक्शनिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद कुछ जो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन है जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, इस तरह साइटोप्लाज्म में बहुत यूज़फुल जो सब्सटेंस हैं लाइक लिपिड विटामिन कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है ना वो साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। देन अब डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो ER टर्म जो है ना, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, प्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क के इंटरनल साइटोप्लाज्म नेटवर्क। इससे साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक नेटवर्क है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर इसका क्या है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स होती हैं इसमें प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती हैं। दीज मेम्ब्रेन इनक्लोज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो फ्लैटेंड सैक्स के अंदर जो है ना थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर ये होती हैं जिनको सिस्टर्नी कहते हैं। अब टाइप्स क्या हैं, दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। रफ जो है ना इसलिए रफ होती है क्योंकि उसके साथ अटैच होते हैं स्मॉल ग्रेनुलर कॉल्ड राइबोसोम्स, छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। वो इसके जो है ना सरफेस पे प्रेजेंट, इस वजह से इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो चाहे अटैच होते हैं तो ये रफ बन जाती है और ये अटैच होती है न्यूक्लियम बेस के साथ। इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियम मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियम मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट देता है टू द सेल। देन फिर नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ में सिंपल चीज़ है कि नो राइबोसोम प्रेजेंट, उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते सरफेस के साथ, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। इसका जो फंक्शन है ये फॉर्मेशन ऑफ लिपिड करती है। रफ जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करती है, जो स्मूथ है वो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स करती है, और ये ट्रांसफ़र करती है मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टू अनदर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन करती है और सपोर्ट देती है सेल को। तो ये स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि ये जो है राइबोसोम्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड करती है और ट्रांसफ़र करती है मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म टू अनदर, डिटॉक्सिफिकेशन करती है टॉक्सिक मटेरियल की और सपोर्ट देती है सेल को। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, लेकिन बट ये एब्सेंट है इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसकी शेप जो है ना ओवल है, रॉड शेप्ड है या फिलामेंटस शेप बॉडीज़ है। डिस्कवरी इसको ग्रेन्यूल्स ने की थी 1850 में मसल सेल्स बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मसल सेल में इसने की थी, क्योंकि मसल सेल को जो है ना एनर्जी चाहिए होती है, मसल सेल कैसे वर्क करते हैं, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और वो वहाँ पे उसको बावक्त जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। सबसे पहले तो ये हो गया, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो इनवर्टली फोल्डेड होती है जिसको सिस्टर्नी
क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो क्रिस्टी जो है ना वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइज है और इस वजह से इसको पावर हाउस सेल कहते हैं। रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद अपनी तादाद बढ़ाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस करती है रिच एटीपी मॉलिक्यूल जो माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ द इंजाइमिक एक्टिविटी ऑफ द सेल आर कैरी आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ना वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है, इसमें देखें इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, फिर जो है ना क्रिस्टी है और मैट्रिक्स अंदर क्रिस्टी सैकल एक्सपेक्ट। अब नेक्स्ट है गॉल्जी बॉडीज़। तो गॉल्जी बॉडीज़ पर डिस्कवर की थी बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गॉल्जी ने। तो कैमिलियो गॉल्जी ने 1898 में डिस्कवर की थी गॉल्जी बॉडीज़ को। गॉल्जी बॉडीज़ आर फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, रॉड, थ्रेड्स और कैनाल्स। तो ये ग्रेन्स की शेप में भी हो सकती है, रॉड की शेप में भी हो सकती है, थ्रेड्स की शेप में भी हो सकती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्टैक्स ऑफ जो है ना वो लगे हुए हैं, ऐसे ही जो है ना वो स्टैक लगे हुए हैं, सैक फ्लैटेंड सैक्स मेड ऑफ मेम्ब्रेन विच आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टर्नी। तो गॉल्जी बॉडी में जो है ना वो सैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक होते हैं, ठीक है, कि स्टैक्स के जो है ना वो तय लगी होती है या बहुत सी जो है ना वो तादाद होती है सैक्स की, थैली नुमा स्ट्रक्चर की जो मेम्ब्रेन से बनी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल वो जो है ना वो अरेंज होते हैं, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये है उसका गॉल्जी ऑपरेटस। अदर नेम जो गॉल्जी ऑपरेटस इसका नाम है वो गॉल्जी ऑपरेटस है और इसको डिक्टायोसोम भी कहते हैं। नेम ऑफ डिक्टायोसोम्स भी इसको कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि सेक्रेटरी करती है, स्टोर करती है और सेक्रेटरी करती है, प्रोडक्ट को सेक्रेट करती है, ठीक है, फिर पैक करती है द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एट द मार्जिन इनटू स्मॉल राउंड सैक्स कॉल्ड गॉल्जी वेसिकल्स और लाइसोसोम्स। फिर दे आल्सो सिंथेसाइज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर। तो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बनाती है सिंपल शुगर से। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अब सबसे पहले तो ये प्रेजेंट है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। फिर ये डिस्पर्स होती है साइटोप्लाज्म में और मोस्टली अटैच होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। इसको डिस्कवर किया था बाय प्लाडे ने इन 1955 में। इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। जो स्मॉल एंड लार्ज दोनों कंबाइन होकर राइबोसोम्स बनाते हैं। प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस में। कंपोजिशन क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ होती है प्रोटीन एंड राइबोसोमल लाइने के बने होते हैं ये जो वो हैं राइबोसोम से। अब इसका साइज़ अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है, राइबोसोम जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं वो 80s के, यूकैरियोटिक इज ऑफ 80s, और जो प्रोकैरियोटिक में है वो 60s के, वो छोटे 70s के बहुत छोटे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है ना उसको कहते हैं पॉलीसोम्स। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीसोम। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अब प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर पे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है अबंडेंट टाइप है क्योंकि ये जो है ना ग्रीन कलर देती है प्लांट्स वगैरह को, लीव्स वगैरह को, ताकि फोटोसिंथेसिस कैरी हो सके। ब्रेन बॉन्डेड डबल ब्रेन है। द आउटर ब्रेन इज स्मूथर वाइल इनर जो है ना ब्रेन इज ड्राइज टू मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड। द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। तो थैलाकॉइड होता है और थैलाकॉइड के जो स्टैक्स बने होते हैं, तह बने होते हैं, उनको ग्रेनम कहते हैं। अब पोजीशन इसकी क्या है, तो पोजीशन के लिहाज से देर आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में पर्टिकुलर लीव्स में प्रेजेंट होती है। इसका कलर जो होता है ना वो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होने की वजह से कलर ग्रीन होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और इनर फोल्ड होती है मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं पाइल ऑफ कॉइन या स्टैक। फिर ग्रेनम है। ग्रेनम ईच कॉइन ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड थैलाकॉइड, दे कंबाइन टू फॉर ग्रेनम। तो ये एक कुछ जो है ना कॉइन्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलल शेप में, वो मिल के जो है ना वो एक ग्रेनम बनाते हैं। अब इंटीग्रेनम, ग्रेनम इज अटैच विद ईच अदर बाय इंटीग्रेना। तो ग्रेनम जो है ना वो एक दूसरे से अटैच होते हैं इंटीग्रेना के थ्रू, इंटरग्रेना के थ्रू। फिर स्ट्रोमा जो है ना सेमी फ्लूइड और जेलेटिनस मैट्रिक्स है प्रेजेंट इन साइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो
फ्लूइड और जेलाटिनस मैटर होता है। फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रेना, जबकि डार्क रिएक्शन अकर इन स्टोमा। लाइट अकर इन ग्रेना एंड डार्क स्टोमा। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो इट इज़ प्रेजेंट इन द पेटल्स एंड स्किन एंड इन द स्किन ऑफ रेपेंट फ्रूट्स, क्योंकि ये कलर देता है अदर देन ग्रीन, ठीक है। इट गिव्स प्लांट गिव्स कलर ग्रीन अदर देन ग्रीन, जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कलर फ्लावर को वो कलर वगैरह देता है कि रेड वगैरह इस तरह। इट्स ब्राइट कलर अट्रैक्ट्स अफेक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, तो ये दूसरे जानदारों को इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है ताकि वो पोलिनेशन कर सकें। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जो रूट्स में मोस्टली पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका जो पोर्शन होता है वो अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं मोस्टली। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस हैं और इनका फंक्शन जो होता है वो फूड वगैरह स्टोर करना, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन जो है ना ऑफ साइटोप्लाज्म, जो है स्केलेटन ऑफ साइटोप्लाज्म में सबसे पहले जो है ना अब इसका देखते हैं। साइटोस्केलेटन इज़ एन इम्पोर्टेंट कम्प्लेक्स एंड डायनामिक सेल कंपोनेंट, इट इज़ इनविजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये इनविजिबल है इन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके दो इम्पोर्टेंट जो है ना वो फिलामेंट्स हैं मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स अब ट्यूब्यूल लाइक होते हैं जो प्रोटीन के एक्टिन के बने होते हैं। ये जो है ना अप्रॉक्सीमेटली जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल के 1/3 होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनको मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला होते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स आर ऑफन यूज्ड बाय सेल्स टू चेंज देयर शेप एंड होल्ड द स्ट्रक्चर, तो ये शेप को चेंज करते हैं या होल्ड करते हैं स्ट्रक्चर को। और जो ऑर्गेनाइज जो है ना सेल शेप एंकर जो है ना वो करते हैं ऑर्गेनाइज इन प्लेस एंड मूव पार्ट ऑफ द सेल इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मोटिलिटी, तो ग्रोथ एंड मोटिलिटी में ये हेल्प करते हैं और मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज हैं जो एनिमल में प्रेजेंट होती हैं और यूनिसेलर में ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती हैं। ये जंक इट्स आल्सो प्रेजेंट इन यंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर आर 2 इन नंबर एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, तो इसको सेंट्रोसोम्स कहते हैं या जो 2 नंबर में होते हैं। लोकेशन इसकी क्या है, राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट एंड नीड द न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर इसका देखो तो सिलेंड्रिकल है यानी माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल लाइक है। 9 ट्रिपल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिन मतलब 27 9 3 ठीक है। ईच ट्यूब्यूल इज कंपोज ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। डायामीटर इसका 0.2 माइक्रोमीटर है इन डायामीटर। फिर ट्रिपलेट क्या होता है, जब थ्री जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं उसको ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट जो है ना वो सेंट्रियोल में ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज ट्यूबुलिन प्रोटीन है और ट्यूबुलिन प्रोटीन हैज़ 3 डायमेंशनल शेप उसकी होती है। फंक्शन क्या है एनिमल सेल में इसका, मेंटेन करती फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स करती है जो सेपरेशन और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन करते हैं। साइटोस्केलेटन, तो साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोस्केलेटन जो है ना कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक सेल कंपोनेंट है कि सेल का जो है ना बहुत ही फोर्सफुल और पेचीदा ये पार्ट है। इट इज़ इनविजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना ये इनविजिबल होता है। स्ट्रक्चर इसका है 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स मेक अप द साइटोस्केलेटन, और 2 इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन्स का नाम है एक्टिन, कि जिस प्रोटीन्स के जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं उसको एक्टिन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो जो है ना ये माइक्रो फिलामेंट्स ये माइक्रोट्यूब्यूल से तकरीबन 3 गुना जो है ना वो छोटे होते हैं, 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट में जो है ना वो हेल्प करते हैं, मूवमेंट में सिलिया और फ्लैजेला में पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑफन यूज्ड बाय सेल्स टू चेंज देयर शेप्स एंड टू होल्ड द स्ट्रक्चर, तो शेप को चेंज करने के लिए या स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, क्योंकि ये एक डायनामिक है, साइटोस्केलेटन डायनामिक होता है, तो ये फिर उसको चेंज करने या एक ही जगह स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है मेंटेन ताकि रहे सेल की शेप, क्योंकि ये थोड़ा डायनामिक है और थोड़ा जो है ना फोर्सफुली हार्ड है थोड़ा। फिर जो है ना ये मूव करता है पार्ट ऑफ सेल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मोटिलिटी, तो यानी सिलिया और फ्लैजेला में पाया जाता है, तो फिर मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, फिर जो है ना वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है।
उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल। तो अब सेंट्रियोल्स क्या होता है, देर आर द सेल ऑर्गेनेज दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो सेंट्रियोल्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, प्लांट्स में जो है ना वो कम ही प्रेजेंट होते हैं। एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन यंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यंग प्लांट्स में होता है, ठीक है। देर आर 2 इन नंबर एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। तो 2 होते हैं नंबर में मोस्टली और इसको सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। लोकेशन ये है कि ये दे आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, राउंड गोल सी बॉडी है जो न्यूक्लियस के करीब पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर इनका ये है कि ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। इनमें सिलेंड्रिकल होते हैं, हॉलो बिल्कुल जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर सा होता है, ट्यूब सा, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल। फिर जो है ना इसमें 9 ये होते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है, 9 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कम्पोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, जबकि जो माइक्रो ऊपर थे वो एक्टिन के बने हुए थे साइटोस्केलेटन में। अब डायामीटर में देखें 0.2 माइक्रोमीटर जो है इसका डायामीटर है। फिर ट्राइप्लेट क्या होता है, ट्राइप्लेट, तो ट्राइप्लेट जो है ना 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप होता है। ट्राई निकला है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, डाई का मतलब जैसे 2, ट्राई का 3, तो 3 ट्राइब्यूल से बना हुआ और देर आर 9 ट्राइप्लेट्स इन सेंट्रियोल। तो इस तरह के 9 होते हैं 3 के, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के ये बने हुए हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का 3 डायमेंशनल शेप, उसकी 3 डायमेंशनल शेप है। एनिमल सेल में अब इसका फंक्शन क्या है, तो एनिमल सेल में जो है ना सेंट्रियोल का फंक्शन है कि इन एनिमल सेल्स दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स विच हेल्प इन सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जिसका काम जो है ना सेंट्रियोल का सेल डिवीजन के दौरान बड़ा काम है, क्योंकि ये सेल की सेपरेशन करता है और जो है ना मूवमेंट्स करता है, और क्रोमोसोम्स वगैरह सेल डिवीजन के दौरान जो है ना वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स करता है एनिमल सेल में सेंट्रियोल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका क्या फंक्शन है, यूनिसेलुलर में ये सिलिया और फ्लैजेलम में पाया जाता है, इस वजह से ताकि लोकोमोटरी आर्गन है, ये लोकोमोशन में हेल्प देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दूसरी जगह वैक्यूल, वैक्यूल मोस्टली पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल में थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से उनका न्यूक्लियस जो है ना साइड पे होता है, और एनिमल सेल में थोड़ा छोटा होता है। अब टोनोप्लास्ट क्या होता है, टोनोप्लास्ट वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को जो है ना टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल देर इज़ अ सिंगल वैक्यूल। तो प्लांट सेल में सिर्फ सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो इन द सेंटर होता है। वाइल एनी सेल में देर आर मैनी वैक्यूल्स, इन यूनिसेलुलर देर आर 2 वैक्यूल्स। तो प्लांट्स में एक होता है, एनिमल्स में बहुत से होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 वैक्यूल्स होते हैं। एक को फूड वैक्यूल कहते हैं, दूसरे को कंट्रक्टाइल वैक्यूल। फूड वाला जो है ना वो डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन फूड वैक्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड होती है उसमें। और दूसरे में क्या होता है, जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है उसमें एक्सक्रीट करता है, चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं सेल से। अब फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन ये है कि प्लांट में इसको स्टोर करते हैं मटेरियल लाइक वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर एंड सम मिनरल, जबकि मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड देन डाइजेस्ट मटेरियल टू विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसमें जो है ना वो फूड लेके जाते हैं और फिर लाइसोसोम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है जो एलिमिनेशन के लिए यूज़ होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ना वो इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी जो है ना बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रैन डी डॉव, उन्होंने डिस्कवर की लाइसोसोम। डी डॉव ने कहा 1947 में, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी लिया गया फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की वजह से, नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम्स में जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या फूड होती है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। फंक्शन है लाइसोसोम का, ये फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल। तो लाइसोसोम जो है ना वो फ्यूज़ होते हैं वैक्यूल के साथ और कंटेन करते हैं, इनमें टारगेटेड मटेरियल होता है, एंजाइम्स होता है जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल की। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज सुसाइड बैग्स सेल्स हेल्पिंग सेल डेथ। तो ये एपोस्टासिस यानी सेल की जो खुद ब खुद डेथ होती है, सेल अगर कोई नकारा सेल हो या इस तरह, तो वो भी इन्हीं की वजह से होती है, लाइसोसोम्स की वजह से। यही जो है ना उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है तमाम सेलर एक्टिविटीज़। डिस्कवरी इसकी की दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट शेप इसकी जो है ना वो स्फेरिकल होती है। लोकेशन ये सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में।
साइड में होता है ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है। स्ट्रक्चर इसका है, 3 इसके पार्ट्स हैं मेन। सबसे पहले तो आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना आउट बॉन्डेड मेम्ब्रेन है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है बट जो है ना प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जो न्यूक्लियर एनवेलप जिसे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसमें कुछ जो है ना स्मॉल पोर्स होते हैं आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस। ये पोर क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के दौरान जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स और राउंड शेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो उसकी प्लूरल जो है वो न्यूक्लियाई। अब प्रेजेंट देर आर मेनी जो है ना वो 1 और 2 राउंडेड जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। फंक्शन क्या है न्यूक्लियाई का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोमल आरएनए अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब बॉडी। तो कलर वाली बॉडी जो है ना वो क्रोमोसोम जो है ना वो थिन नेटवर्क फॉर्म नेटवर्क फाइन थ्रेड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है इसके रिलेटेड। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कलर वाली बॉडी। तो कलर देती है ये क्रोमोसोम जो है ना आप क्या है आर मेड ऑफ डीएनए प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं 1 सेंट्रोमेयर पे, ठीक है, ऐसे होता है सेंटर में दरमियान से, और ये इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो वो फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल में ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट एंड डिफरेंट। जैसे ह्यूमन में जो है ना 46 क्रोमोसोम्स है, पेयर उसके 23 हैं, रेडिश में 18 है और ऑनियन में 16 क्रोमोसोम्स है, जबकि पेयर्स में देखा जाए तो उसके हाफ। अब डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में नोट ट्रू यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में नो ट्रू न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनेलिज्म हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमोसोम्स है वगैरह, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस। फिर यूकैरियोटिक सेल का जो होता है राइबोसोम्स वो 70S का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का 70S का होता है, यूकैरियोटिक का 80S। यूकैरियोटिक का थोड़ा लार्ज होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल स्मॉल होता है, 1/10 होता है। अच्छा, सेल वाल जो बनी होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की वो म्यूरिन की बनी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक है उनकी सेलुलोज की, प्लांट्स की, जबकि फंजाई की, काइटिन की बनी होती है। अब प्रोकैरियोटिक में आते हैं बैक्टीरिया और जो हैं यूकैरियोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है आप सेल का। तो सेल के फंक्शन जो है ना वो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी ज़िंदगी के तमाम जो है ना अफाज यही परफॉर्म करता है। और हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल हैं और डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट्स में देखें तो जाइलम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ज़मीन से जो है ना रूट से लीव तक जो है ना पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिजॉल्व मिनरल्स का, जिसमें आते क्या हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड की फ्राम लीव्स टू प्लांट बॉडी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, तो लीव्स में बनती है फूड, तो वो फूड पर ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट आके। रूट हेयर क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं फ्राम अर्थ या फ्राम जो है ना सॉइल, तो सॉइल से पानी अब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। फिर जो है ना क्लोरोफिल्स जो है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, लीव्स में, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जबकि एनिमल में जो है ना नर्व सेल करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं मैसेज की, इम्पल्सिस की। मस्कुलर सेल जो है वो रिस्पॉन्स ही करते हैं मूवमेंट्स के लिए, और रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। अब रिलेशनशिप जो है वो शेप और क्या है, तो यही शेप है कि नर्व सेल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, जाइलम सेल जो है वो थिक वाल होते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर की। रेड ब्लड सेल राउंड होते हैं, वो हीमोग्लोबिन होती है और ऑक्सीजन की जो है ना वो ब्लड बॉडी में ट्रांसमिशन करते हैं। सरफेस एरिया अब क्यों होता है टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया सेल का इसलिए मैक्सिमम होता है ताकि वो मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। रूट एयर जैसे जो है ना वो सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज से क्या होता है, तो सेल जो है ना वो सेक्रेशन करता है मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी एपरेटस। तो सेल जो है ना इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट, जिन सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आप एक्सप्लेन करें जी कि सरफेस एरिया टू रेशियो वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्यों बड़ा होता है सेल का। तो सेल्स जो है ना वो वेरी होते हैं सरफेस एरिया में। कुछ सेल का जो है ना स्मॉलेस्ट जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया हैं जिनका डायमीटर 0.1 मीटर है टू 1.0 मीटर है, और बल्कि सेल होता है बर्ड एग, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं।
फिर लार्ज सेल्स जो है ना हैव लेस सरफेस एरिया, जो लार्ज सेल है, बड़े सेल हैं, उनका लेस सरफेस एरिया है बिकॉज इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम, वाइल सम सेल्स ऑफ द सेम शेप हैव सेम सम मोर सरफेस एरिया, लेकिन कुछ का ज़्यादा सरफेस एरिया तो होता है। तो वो सरफेस एरिया इसलिए कहते हैं कि सरफेस एरिया जो है ना वो यूज़ होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। अब रिलेशनशिप नीचे दिया गया है कि वर्क्स टू लिमिट साइज़, के जो सेल साइज़ और सरफेस एरिया होता है वो सेल की लिमिट तय करता है कि वो सेल कितना काम करता है। एज द साइज ऑफ सेल इंक्रीज सम इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन इट्स सरफेस एरिया, तो कुछ इसके सरफेस एरिया से ज़्यादा जो है ना वो रैपिडली ग्रो करते हैं। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सेल को प्रोडक्शन के लिए जो सेल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो सेल टेक अप करते हैं न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन, तो ए लार्ज वॉल्यूम डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। तो एक सेल का अगर लार्ज वॉल्यूम है तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए। हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर स्मॉल वॉल्यूम्स मोर इजीली देन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल। तो वो फिर जो छोटे सेल होते हैं स्मॉल सेल, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी मोर इजीली देन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल, वो इजीली जो है वो कंक्लूड की जाती है कि वो दैट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल। फिर है फिनोमिना इन्वॉल्व इन द, कि वो कहता है कि छोटा सेल है तो उसका छोटा सा ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो फिर जब लार्ज सेल है तो उसका फिर सरफेस एरिया भी लार्ज होना चाहिए क्योंकि उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी में। फिर एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में मटेरियल कैसे जो है ना वो होते हैं। तो ये जो दो तरह के सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वही चीज़ों को इंटर करती है, ये कंट्रोल करती है आउटफ्लो इनफ्लो का, और ये मेंटेन रखती है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है जो सेल के लिए अच्छी होती हैं, जो ईजीली होती हैं या छोटी होती हैं। अब दो तरह के जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है जिस ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ऑफ मालिक्यूल, जिसमें मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन, के लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक चीज़ जाती है। तो नीचे से जब चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें फिर आपको एनर्जी चाहिए होती है, जैसे आप मोटर की एग्जांपल लेने कि आप पानी ऊपर निकालते हैं किसी मोटर से, तो वो मोटर को लाइट की यानी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो करती है। तो इसलिए जब लोअर से हाई की तरफ आप चीज़ को लेके जाएंगे तो आपको फिर एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है ना सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल मेम्ब्रेन में, वी यूज़ जिनमें मोर मूव देम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिनमें सोडियम है और पोटाशियम है रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के मुताबिक, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम पंप चलते हैं। जबकि पैसिव में क्या होता है कि सीधी मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ होती है। आप पानी की एग्जांपल ले लें कि कैसे जो है वो पानी ऊपर से नीचे बहता रहता है, आप कुछ उसकी जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी पैसिव के तीन टाइप्स हैं। डिफ्यूजन है, इजीली जो है चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे में। फिर फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन है कि कुछ चीज़ फैसिलिटेट करती है, कोई प्रोटीन वगैरह। फिर ऑस्मोसिस है कि पानी जो है ना वो कैसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ चला जाता है। अब सबसे पहले डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये इसकी वही एग्जांपल है सेम पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली के, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी खर्च किए बगैर जो है ना कोई चीज़ जा रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो वो कहता है कि ओनली स्मॉल मालिक्यूल कैन डिफ्यूज़ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो स्मॉल मालिक्यूल है, जैसे सेल के बाहर जो है ना पानी की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तो वो इजीली डिफ्यूज़ होकर सेल के अंदर चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि सब्सटेंस जो कुछ हैं जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को जो है ना सेल में फूड में जो है ना वो उसको मेंटेन रखते हैं। द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू विलाई फ्रॉम इनर स्पेसेस थ्रू द डिफ्यूजन टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन की सूरत में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, महफूज कर लिया जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना वो सिंपल मालिक्यूल हैं दैट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और गैसेज एक्सचेंज थ्रू, जो है ना गिल्स वगैरह मछलियों में जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको चीज़ हेल्प कर रही है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हेल्प ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं उसमें, तो वो प्रोटीन जो है ना आप हेल्प कर रही हैं। तो मैनी जो मालिक्यूल हैं वो कैन नॉट डिफ्यूज़ इजीली, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। तो कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ वो टेकन आउट करती हैं और जो है ना उस डिफ्यूजन को
सिंपल बनाती हैं। इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन। फैसिलिटेटेड डिफिजन जो है ना, इसको ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, क्योंकि इसमें भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होता, बल्कि खुद प्रोटीन्स काम कर रही हैं। ये आप हैं प्रोटीन्स वो, ठीक है, ये वाली तो ये देखें वो चीज़ ऊपर से जो है ना अंदर जा रही है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन से ग्लूकोज को अंदर लेके जा रही है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो है, देखें कि प्लांट सेल जो है ना वाटर कैसे ऑब्जॉर्व करता है अपने वैक्यूल में। तो ये प्योर वाटर आ रहा है और जा रहा है, देखें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरा, वाटर फ्लो हुआ, इधर कंसनट्रेशन ज़्यादा है प्योर वाटर की, तो फिर वो अंदर साल्ट है ज़्यादा, तो वो अंदर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टर्जिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है, तो टर्जिडिटी होता है कि सेल टर्जिड होता है, व्हेन ए सेल अब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम स्वेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। तो उसको टर्जिड सेल हो जाता है वो, ठीक है, हार्ड हो जाता है जब उसमें पानी अब्जॉर्ब होता है, जब उसके वैक्यूल में पानी जमा होता है। इस फिनोमेना को टर्जिडिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म है कि जब हम व्हेन वी प्लेस अ प्लांट इन प्योर वाटर, जब हमसे प्योर वाटर या डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो वाटर जो है प्लांट जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है वाटर, वो स्टोर कर लेता है वैक्यूल में, तो इस वजह से जो है वो प्लांट स्वेल हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, कि वो प्रेशर जो सेल की वॉल पे जो है ना एक्सर्टेड किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो फूला हुआ रहता है वो प्लांट का। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट कीप्स हर्बेशियस प्लांट इरेक्ट। तो ये हर्बेशियस प्लांट जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको सीधा जो है ना वो जो है वो झाड़ियाँ हैं उनको सीधा ऊपर रखता है, इरेक्ट रखता है, ठीक है। फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, डे टाइम और जो है ना नाइट टाइम जो है ना टर्गर को मेंटेन रखता है, उसको अपवर्ड जो मूवमेंट होती है मिनरल्स की, उसको जो है ना वो शुगर वगैरह को टर्गर की वजह से मेंटेन रखा जाता है। देन है फिर प्लाज्मोलाइसिस। तो कंडीशन है इन विच प्लांट सेल लूज वाटर एंड बिकम श्रिंक इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट सेल जो है वो पानी को लूज़ करते हैं और बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह बिल्कुल श्रिंक से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस सेल। तो इसको प्लाज्मोलाइसिस सेल कहा जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन हैविंग लोअर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल जब होगा तो देन द सेल कंटेंट हो जाएगा, ठीक है, द वाटर लीव्स द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी जो है ना वो लीव्स कर देगा वाटर, और सेल जो है ना बिकम श्रिंक हो जाएगा। इस फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और इस सेल को प्लाज्मोलाइसिस सेल कहते हैं। ये देखें अब ये टर्जिट है, इसमें देखें पानी से ही भरा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक, कि इसमें सेल के अंदर जो है ना वो वैक्यूल भरा हुआ है पानी से। आइसोटोनिक में जो है ना दोनों मेंटेन है, ठीक है, जबकि हाइपोटोनिक में क्या है, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, अब सेल में जो है ना पानी बाहर निकल गया ज़्यादा, साल्ट ज़्यादा रह गए, तो अब जो है ना वो पानी बाहर निकला तो अब हाइपोटोनिक हो गया है। अब सेल के अंदर जो है ना वो साल्ट ज़्यादा है, पानी कम है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब कुछ और दो मेथड हैं, उसका दूसरा मेथड है एंडो और फैगोसाइटोसिस। तो एंडो का मतलब होता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट से जो है एंडो अंदर ले जाना, ठीक है, साइटोसिस सेल के, और फैगोसाइटोसिस होता है कि कुछ चीज़ जो है ना वो सॉलिड चीज़ अंदर लेके जाना। अब एंडो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू इनसाइड सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो आउटसाइड से इनसाइड लेके जाना जो है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में अब क्या होता है, पोर्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट्स। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन है वो जो है ना कुछ ऐसे सी हो जाएगी इनवेजिनेट्स, उसकी वो जो न्यू चीज़ आएगी वो यहाँ अटैच होगी, तो ये आस्ता आस्ता उसको इनगल्फ करके अंदर ले जाएगा, ठीक है। द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इज टेकन इनसाइड द इन्वेजिनेशन। तो इन्वेजिनेशन के इनसाइड लिया जाएगा, फिर उसको ओपन होगी इन्वेजिनेशन एंड जो सील हो जो होगी फ्रॉम द वेजिकल, और दोबारा ये फिर जो है ना वो एक सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, और चीज़ जो है वो ये जो चीज़ है वो ये अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो अब फॉर्म्स क्या है एंडोसाइटोसिस की टू टाइप्स हैं, एक को कहते हैं फिगोसाइटोसिस और दूसरे को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस। अब फैगो में जो है ना वो क्या होता है कि सेल सॉलिड ऑब्जेक्ट लेके जाता है अंदर। द एंडोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इट इज़ कॉल्ड सेल ईटिंग। इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें सॉलिड चीज़ वो खा रहा है। जबकि पिनोसाइटोसिस में कहते हैं लिक्विड सब्सटेंस, इसको ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है, कि इसमें वो लिक्विड चीज़ को अंदर लेके जाता है, फैगो में सॉलिड को और पिनो में लिक्विड को।
फिर एक्सोसाइटोसिस, अब जो हमने पढ़ा एंडो, एंडो का मतलब है अंदर ले जाना, अब एक्सो का मतलब है चीज़ों को बाहर निकालना सेल से। तो द मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इन साइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, आउट, एक्सटर्नल। तो बल्कि मटेरियल जो पैक्ड होते हैं इन साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड अ वेसिकल इज फॉर्म, तो बल्कि एक बड़े बन जाती हैं चीज़ें। दी वेजिकल मूव टू द सेल मेम्ब्रेन, वो वेजिकल जो वो चीज़ें वो सेल मेम्ब्रेन तक आती हैं। द वेजिकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड रिलीज इट्स कंटेंट इनटू एक्स्ट्रा सेलर एक्टिविटी। तो आप देखें ये यहाँ पे ये था, ये एंडोसाइटोसिस था जिसमें चीज़ को अंदर लेके गया हो इन्वेजिनेशन से। अब एक्सोसाइटोसिस में क्या, ये एक चीज़ बनी, फिर ये यहाँ आई, तो फिर ये यहाँ से बाहर निकल गया सेल मेम्ब्रेन से, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये दोनों प्लांट्स होते हैं ताकि जो है ना वो एंडो और एक्सो एक दूसरे के काउंटर करते हैं, ताकि चीज़ जो है ना वो सेल प्रॉपर काम करता रहे। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फिल्टर हो गए जो है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पानी की मदद से जो है ना, या प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर की मदद से जो है ना वो अंदर चल जाती हैं चीज़ें, फिल्ट्रेशन हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में कि प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल, इससे लार्ज मॉलिक्यूल नहीं चल जा सकते, जैसे प्रोटीन्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो चली जाती हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्ट्रेशन जो है ना ये हमारी किडनी में होता है, जिसमें मोर हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनको फिल्टर कर लिया जाता है। ये ऐसे देखें, ठीक है, फ्लो ऑफ नाइट्राइट वगैरह हो रहा है, चीज़ें जो है ना वो फिल्टर हो रही है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो सेम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड टिश्यू हो गए, इस तरह। टू टाइप्स ऑफ जो है ना प्लांट टिश्यू हैं, इनमें क्या है, सिंपल टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू है। अब सिंपल होते हैं जो सेम काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, मेड फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। के एक ही किस्म के उनके सेल होते हैं, इसको कहते हैं जो है ना वो सिंपल टिश्यू में। सिंपल टिश्यू में आप दो तरह के, मेरिस्मेटिक है और परमानेंट है। मेरिस्मेटिक वो होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है आगे ग्रो करने की, ठीक है। दो तरह के हैं जी, अब मेरिस्मेटिक है और परमानेंट है। तो मेरिस्मेटिक वो हैं जिनको सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जो आगे डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल नन्हे से होते हैं और नए सेल इनके बनते रहते हैं इन टिश्यू। ये एपिकल पॉइंट प्लांट में और लेटरल साइड ऑफ रूट्स पाए जाते हैं और ब्रांचेस में, ठीक है, ताकि वो बढ़ती रहे। इसमें अब क्या होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और कोई नो एक्स्ट्रा इंट्रासेलर जो है ना स्पेसेस नहीं होती। इनमें वैक्यूल्स जो होता है ना वो नहीं होता। सेंटर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है। डेलिकेट और थिन सेल वॉल होती है। पावर होती है इनमें सेल डिवीजन की, और ये टिश्यू को रिकग्नाइज करते हैं। इनको दो जगह पे रिकग्नाइज किया गया, एपिकल मेरिस्टम और एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में। तो ये थी जो थे ना ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, वो एबिलिटी होती है उनकी ग्रो करने में, और मोस्टली उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे प्लांट्स को ज़रूरत होती है ग्रो करने की, जैसे उसके रूट्स में और उसकी लेटरल जो है उसकी एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम में। अब इसका जो है कि इसमें एक्स्ट्रा सेलर जो है ना इंट्रा सेलर स्पेसेस नहीं होती, इसमें वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और पावर होती है इसमें सेल डिवीजन की। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ना एपिक्स या टिप्स पे होता है शूट की, कि कोई प्लांट है उसकी शूट पे जो है ना यहाँ पे होगा, ठीक है, ताकि ग्रो करे। व्हेन दे डिवाइड दे काज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट की लेंथ जो है ना वो इंक्रीज हो सके, और ये हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में। सच ए ग्रोन, इसके आज जो स्टार्टिंग में प्लांट ग्रो करता है वो इसकी मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से ग्रो करता है। दूसरे नंबर पर लेटरल मेरिस्टमेटिक। तो लेटरल मेरिस्टमेटिक जो है ना लेटरल साइड ऑफ रूट और शूट के जो है ना वो होते हैं, ये जो है ना इंक्रीज़ करते हैं थिकनेस ऑफ रूट एंड शूट के, उसको मोटा करते हैं, ठीक है। ये साइडों पे होते हैं लेटरल पे, और इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब दो तरह के लेटरल मेरिस्टम्स हैं, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कार कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है ना वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के दरमियान प्रेजेंट होता है, कि ये अगर फ्लोएम है ये जाइलम है, तो यहाँ पे जो है ना वो दरमियान में ये प्रेजेंट होता है वस्कुलर कैम्बियम। वो वस्कुलर कैम्बियम जो है ना ये डिवाइड होता है, और जो है ना सेकेंडरी जो मैरी यानी न्यू जाइलम जो है ना वो टिश्यू मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम टिश्यू बनाता है। फिर कार कैम्बियम आता है। कार कैम्बियम जो है ना वो प्रेजेंट होता है आउटर लेटरल साइड ऑफ द सेल, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेकिंग ऑफ कार्की लेयर। कार्की लेयर जो है ना वो बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये थे मेरिस्मेटिक। परमानेंट टिश्यू में जो है ना वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनमें आते हैं जी एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और स्पोर्टिंग टिश्यू। तीन तरह के जो है ना परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं।
तो ये जो है ना वो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। एपिडर्मल जो है ना वो एपिडर्मस में पाए जाते हैं प्लांट्स में। एपी का मतलब होता है अबव और स्किन के, स्किन के ऊपर जो है ना ये एपिडर्मस, डर्मस का मतलब स्किन, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डर्मस के जो है ना ये साथ पाए जाते हैं एपिडर्मस में। ये टिश्यू जो है ना वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको रूट, ब्रांच, स्टेम, लीव्स वगैरह में एपिडर्मस होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को। इसको क्या कहती है, ये सेल ऑफ द एपिडर्मस टिश्यू होते हैं जो फ्लैटेंड और इरेगुलर होते हैं शेप में, थिक वॉल होती है और इसमें भी कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होती, क्योंकि जो अब जो थे मैरिस्मेटिक थे उनमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है, ठीक है। जो एपिडर्मल टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये कवर्ड करते हैं वैक्सी मटेरियल से ताकि पानी का लॉस ना हो, ठीक है, पानी बाहर ना जाए, जेली सी बनाते हैं। और लीव्स में इनमें क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू होते हैं जिनमें स्मॉल ग्राउंड ओपनिंग होती है, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं। लीव्स में जो पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये उसके इर्द गिर्द कवर बनाई लेती है, लेकिन जो कुछ छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स होते हैं। स्टेम में जो है ना वो रूट हेयर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कुछ स्टेम में जो है ना एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं जो हैव, जिनमें रूट हेयर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट्स में जो है ना रूट हेयर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट वाटर। अब ग्राउंड टिश्यू में क्या है, ग्राउंड टिश्यू जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं पार्ट्स ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू। जो तो जहाँ जहाँ वास्कुलर टिश्यू है और एपिडर्मल टिश्यू होंगे वहाँ ये नहीं होंगे, बाकी सब जगह ग्राउंड टिश्यू होंगे। ग्राउंड टिश्यू में थिन वॉल्ड होती है जिसको पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। पैरेन्काइमा सेल्स, अब पैरेन्काइमा सेल जो है ना लिविंग सेल्स हैं, तो वो पॉलीगोनल या ओवल शेप बनाते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं और लीव्स में जो है ना वो ग्राउंड टिश्यू कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जी कॉल्ड मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू में जो है वो लीव्स होता है, क्लोरोफिल जिसमें होता है जो फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, फूड की प्रिपरेशन करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़। सपोर्टिंग टिश्यूज जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल टिश्यू प्लांट बॉडी, दो तरह के होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कोलनकाइमा टिश्यू जिनको कोला ग्लू यानी ग्लू का नाम दिया गया, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लिविंग सेल में एलिगेटेड होते हैं, पॉलीगोनल विद टेपरिंग एंड होते हैं, यानी इनके एंड जो है टेपर टाइप होती हैं, ठीक है। फाउंड होते हैं यंग स्टेम में, मिड रिब में होते जो कोलनकाइमा, ये भी जो है ना वो लिविंग होते हैं। डेड जो है ना सिर्फ होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये जो है ना इनमें मिड रिब वगैरह होती है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को। अब आ गए नंबर थर्ड पे स्क्लेरेनकाइमा सेल। स्क्लेर्स मतलब हार्ड, हार्ड मतलब ये डेड सेल होते हैं, इनकी वॉल्स डेड होती हैं। ये जो है ना सपोर्ट देते हैं क्योंकि ये सख्त होते हैं, वुड प्लांट्स को जो है ना वो ये सपोर्ट देते हैं। अब ये थे सिंपल, तो दो तरह के थे सिंपल, एक थे जो है ना मैरिस्मेटिक और दूसरे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब जो है ना वो आ गए कंपाउंड टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जैसे जाइलम और फ्लोएम में प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम में होते हैं वेजिकल और ट्रैकेट्स। तो वेजिकल जो होते हैं ना वो थिंक वेसल्स जमा होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये जो है ना वाइड और थिक सेकेंडरी वॉल होती है इनकी, ये सेल डेड होते हैं, होलो होते हैं, ज्वाइन करते हैं टुगेदर। अब जो जाइलम है ये भी डेड सेल्स हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ जो है ना पैरेन्काइमा सेल जो है ना वो लिविंग होते हैं। अब इनमें एक हो गया वेजल जो लॉन्ग ट्यूब टाइप होती हैं, और दूसरी साइड पे हैं जी दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड क्लोज एट बोथ साइड, जो ट्रैकेट्स होते हैं और दोनों साइड से जो है ना वो क्लोज होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, ओवरलैप करते हैं ईच अदर विद द पिट्स ऑफ प्रेजेंट। तो उनमें कुछ छोटी छोटी पिट्स होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से ही वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और पिट्स अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम सेल टू सेल, और इस वजह से सेल मेम्ब्रेन से एक दूसरे में पानी वगैरह जाता रहता है। इस तरह छोटी छोटी पिट्स होती हैं, ठीक है, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। फंक्शन क्या है जाइलम का, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ले जाने के लिए ये वाटर मिनरल वगैरह को रूट से अब्जॉर्ब करती है सॉइल से। दूसरे हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन जो पर्पज़ होता है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल होते हैं इसमें। जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल्स हैं, इनमें जो है ना वो कंपेनियन सेल वगैरह जो है ना वो लिविंग होते हैं। तो सीव ट्यूब जो है वो ओपन होती हैं बोथ एंड से, ठीक है, इस तरह कुछ होती हैं ट्यूब सी बनी हुई, इनके साथ जो है ना ऐसे कंपेनियन सेल अटैच होता है। ये ट्यूब्स होंगी तो ये कंपेनियन सेल साथ अटैच होगा ताकि जो है ना इसमें चीज़ें इजीली मूव हो सकें। दे हैव स्मॉल पोर्स एट ईच एंड ऑफ सीव प्लेट्स विच कैन जॉइन सीव ट्यूब इन अदर। तो वो दूसरी सीव ट्यूब को भी इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें कुछ ऐसी तरह होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रिपेयर फूड को। कंपेनियन सेल जो होते हैं वो अकम्पेनिड बाय न्यूक्लिएटेड सेल कॉल्ड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के सेल से साथ जो है ना वो छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन का मतलब वैसे भी होता है साथी, ठीक है, दोस्त।
तो ये फंक्शन क्या, द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इन सीव ट्यूब सेल। तो ये कंट्रोल करते हैं फूड मटेरियल की। फंक्शन क्या, फिलोइम का, फिलोइम जो ऑर्गेनिक फूड है लीव से तमाम बॉडी या प्लांट्स को लेके जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खुराक तैयार होती है उसको ये पूरी बॉडी में शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। ये है प्लांट टिश्यू। उसमें सेंटर में जाइलम फ्लोएम हो गया, फिर वेस्कुलर टिश्यू, फिर ग्राउंड टिश्यू, फिर डर्मल टिश्यू, और जो है ना वो अब बात करते हैं कुछ एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यू जो है ना अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है ना 4 मेजर करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो 4 टाइप्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू जो है ना आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन बनाते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन के जो सेल टिश्यूज़ हैं इनको कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और जॉइन करते हैं एक दूसरे को। इनमें स्पेसेस जो है ना बहुत कम होती हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी से जो है ना वो पानी वगैरह अंदर नहीं जा सकता इतने, और पसीना बिल्कुल आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ी मिकदार में निकलता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ये ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करती है और फ्लूड लॉस से बचाती है, यानी पानी वगैरह उड़ना चाहे, बॉडी से बाहर निकलना चाहे। इनको मोस्टली जो है ना वो आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंपल जो है वो सैक्वम्स एपिथेलियम है, सिंपल कोबाइडल है, सिंपल कॉलमनर है, और सिलिएटेड कॉलमनर है। तो अब सिंपल जो थे सैक्वमस, उसमें क्या होता है कि ये सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड फ्लैटन सेल्स होते हैं जिनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ये लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम, जो सैक्वमस एपिथेलियम है। कोबाइडल जो है ना वो क्यूब शेप्ड है, ठीक है, शेप से ज़ाहिर है कि टाइटली पैक्ड है, पहले भी टाइटली पैक थे, ठीक है। तो ये क्यूब शेप है, क्यूब की तरह के होते हैं, और ये किडनी ट्यूब्यूल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। कॉलम लाइक जो होते हैं, कॉलम वो सिंगुलर अलोंगेटेड होते हैं, और लाइनिंग होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गॉल ब्लैडर। फिर जो सिलिएटेड हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम सेल। तो जो है ना टॉफ्ट ऑफ सिलिया इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये ट्रैके और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं जो कॉलम सिलिएटेड है। फिर 5 नंबर पे स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड जो है ना वो स्टार शेप यानी होते हैं, ठीक है, फ्लैटन सेल्स होते हैं, और एसोफेगस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं स्किन के सरफेस पे। दूसरे कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कनेक्टिव का मतलब भी होता है कनेक्टिंग करना, फंक्शन इनका ये होता है, ये नाम से ज़ाहिर है कि ये टिश्यू सर्व करते हैं कनेक्शन करने के, ये बाइंड करते हैं टिश्यूज़ को आपस में। अब 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक लूज कनेक्शन होता है, एक फाइब्रस कनेक्शन होता है। जो लूज कनेक्शन होता है वो मोर मैट्रिक्स कंटेन लूजली अरेंज कोलाजन फाइबर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जो है ना एपिथेलियल टिश्यू होता है, और इट होल्ड्स आर्गन एट द स्पेसिफिक प्लेट से कनेक्शन रखते हैं आपस में। और जो आर्गन है जैसे हार्ट वगैरह, इनको जो है स्पेसिफिक प्लेस पे काम करने में, और उनकी प्लेस को स्पेसिफिक जगह रखते हैं। जो फाइबर्स हैं वो भी टाइटली पैक्ड होते हैं कोलाजन फाइबर के साथ, टेडॉन्स वगैरह इनके साथ अटैच होते हैं, बोन्स वगैरह मसल्स वगैरह के साथ अटैच होते हैं, लिगामेंट्स और जॉइन करते हैं टू बॉन्ड को। ये भी फाइबरस जो है ना वो फाइबरस इस तरह जो है ना बोन्स को जॉइन करते हैं, जबकि जो लूज़ हैं वो सिर्फ जो है वो आर्गन वगैरह को अपनी जगह पे रखते हैं। एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू जो है ना प्रेजेंट होते हैं लार्जर नंबर ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, उनमें स्वेलन होते हैं क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं, स्वेलन होते हैं, फूले हुए होते हैं, जिस वजह से इनमें ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के। ये फोन्ड अराउंड किडनी और अंडर स्किन जो है ना ये abdomen में प्रेजेंट होते हैं जो एडिपोज टिश्यू हैं। प्रोवाइड एनर्जी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें फ़ैट होता है, और इंसुलेट करते हैं, गर्म रखते हैं बॉडी को अगेंस्ट द, और प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट आर्गन को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है, और इसमें रबरी सब्सटेंस होता है, ये हड्डी की तरह सख्त नहीं होती, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कार्टिलेज में, ठीक है। ये एक्सटर्नल एयर वगैरह में जो है ना कॉन वगैरह में प्रेजेंट होती है, डिस्क बिटवीन वर्टिब्रेट्स और साइटोस्केलेटन में फिशेस वगैरह में प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज जो है ना वो थोड़ी सी लचकदार हड्डी सी होती है, ठीक है। बोन है, बोन अब सख्त होती है, ठीक है, एम्बेडेड होती है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इसका बोन का काम यही है कि हार्ड होती है, मूवमेंट में हेल्प देती है, फिर ठीक है, हार्ड ब्लड सेल्स को जो है ना वो कैल्शियम वगैरह फॉर्म करती है, ठीक है, फॉन्ड ऑन स्केलेटन में फॉन्ड होती है। नेक्स्ट है ब्लड। जो ब्लड टिश्यू क्या होते हैं, तो ठीक है, ब्लड जो है ना वो मैट्रिक्स होता है, सॉलिड नॉट इन सॉलिड में नहीं होते बल्कि फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं। अब ब्राइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लाज्मा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो करते हैं ये बॉडी को ऑक्सीजन होते हैं, और इम्यूनिटी, जो वाइट सेल्स हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो रेड सेल्स हैं वो जो है वो वाइट ब्लड सेल्स, और फॉन्ड होते हैं वेजल्स में, यानी जो आपकी बॉडी में नालियाँ वगैरह हैं। नंबर 3 पे मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स के टिश्यू। इनमें लॉन्ग जो है ना वो सेल्स हैं,
बंडल ऑफ सेल्स हैं जिनको लॉन्ग सेल्स हैं जो मसल फाइबर बनाते हैं। अबंडेंट टिश्यू एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं क्योंकि जो है ना हमारे मसल्स में काम देते हैं मूवमेंट वगैरह में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक जो दिल के रिलेटेड है। तो अब स्केलेटल मसल्स कौन से हैं सबसे पहले, तो स्केलेटल की जो है ना करेक्टरिस्टिक्स देखा, स्केलेटल मसल जो है ना वो अटैच होते हैं हमारी बोन के साथ और हमें मूवमेंट में हेल्प देते हैं। मूवमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स, हमारे जो टांगों और बाजू की जो मूवमेंट है उसको कहते हैं स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल इसको हेल्प करते हैं। फिर दे आर स्टेरिएटेड स्टिपेड मसल बिकॉज दे हैव अल्टरनेट लाइट एंड थिक डार्क बैंड, इनमें डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये वॉलंटरी मसल्स हैं बिकॉज कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो मूवमेंट कर सकते हो, अंडर कंट्रोल होती है। फैट बट दे फटीग इजीली, देर उनकी वर्किंग फास्ट होती है लेकिन ये जो है ना कभी कभी फटीग भी हो जाती है, अकड़ भी जाते हैं इजीली, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस होता है और ये आर्म्स और लेग में पाए जाते हैं जो स्केलेटन मसल है, ठीक है। स्केलेटन मतलब ढांचे के जो मसल है। अब स्मूथ मसल्स होते हैं कुछ जो वर्क करते हैं स्मूथली और स्लोली, ठीक है। ये जो है ना वर्क अंडर करते हैं विल, आपकी विल इनवॉलंटरी करते हैं, यानी आप खुद ब खुद काम करते रहते हैं। जैसे जो है वो कुछ मसल हैं जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, यूनिट ट्रैक है, सर्कुलेटरी है, ये मसल छोटे छोटे खुद ब खुद काम जो है ना वो मसल और डाइजेस्टिव है, डाइजेशन वगैरह होती रहती है अल्टरनाइट। इसमें लाइट और कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं होते जबकि स्केलेटल मसल में थे। अब कार्डियक मसल्स हैं जो हार्ट बनाते हैं। अब कार्डियक मसल में जो है ना उनमें भी न्यूक्लियस होता है। ये इनवॉलंटरी एक्शन यानी खुद ब खुद अब हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, ये खुद ब खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ ओवर हार्ट जो है ना वो कार्डियक में आते हैं। नंबर 4 पे नर्व टिश्यूज। अब नर्व टिश्यूज जो है ना वो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। माइंड पे, ब्रेन में न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो अब दो तरह के होते हैं नर्व टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि जो पेरिफेरल में उसमें पेरिफेरल में जो ना वो नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, ठीक है। अब जो है ना सेंट्रल में यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल में जो उनके साइड के कंपोज्ड नर्व्स अराइज होती हैं फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो चीज़ें जाती हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में लार्ज स्मॉल वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में जो है सेंट्रोसोम्स एब्सेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। प्लांट सेल में जो है ना वो न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है जबकि जो एनिमल सेल में उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल इन चैप्टर 4। लाइक एंड सब्सक्राइब।